हेलो, मेरा नाम है ऋषभ निगम। आप सभी का स्वागत है रिद्धि सिद्धि आर्ट स्टूडियो में। जब भी हम रिद्धि सिद्धि आर्ट स्टूडियो की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? क्या है ये रिद्धि सिद्धि आर्ट स्टूडियो? रिद्धि सिद्धि आर्ट स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बडिंग आर्टिस्ट को या वो आर्टिस्ट जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने फील्ड को लेकर के, हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। वो भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पर वो एक बार आए, उन्होंने अपना टैलेंट शो किया और वो आगे बढ़ गए। नहीं, हम उनको सिखाते भी हैं, हम उनको आगे बढ़ाते हैं, हम उनको वर्क को नेशनल रिप्रेजेंटेशन करना सिखाते हैं और हम उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये एक स्टूडियो हम नहीं बोलेंगे, हम इसको एक आर्ट बॉक्स बोलेंगे। एक आर्टिस्ट के लिए सीखना, उसको आगे बढ़ाना और कैसे वो अपने आप को इस क्रिएटिव वर्ल्ड में अपनी जगह बना सकता है, ये काम करता है रिद्धि सिद्धि आर्ट स्टूडियो। रिद्धि सिद्धि आर्ट स्टूडियो को बनाने में कुछ लोगों का बहुत प्रमुख योगदान रहा है। इन लोगों को हम बोल सकते हैं कि इनका जो योगदान है वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं। इनमें से ही एक हमारे श्री ललित शास्त्री जी, जिनसे मैं आज आपको मिलवाना चाहूँगा। इनको मिलवाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। वैसे इनके बारे में थोड़ा सा बोलना बड़ी गलत बात हो जाएगी, पर मैं चाहूँगा कि आप जब इनसे मिलेंगे ना तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा। ललित शास्त्री जी जो है द हिंदू को उन्होंने मध्य प्रदेश में कई सालों तक रिप्रेजेंट किया है। वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में काफ़ी फिल्में और उसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं। तो अब मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री ललित शास्त्री जी। सर हेलो ऋषभ। हेलो सर, कैसे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने सुबह मुझे याद किया और मुझको एकांत में बुलाया। 1 जनवरी है, नववर्ष है, तो मेरी नववर्ष की शुभकामनाएं। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। जिसके लिए मैं आपको जितने अपनी साधुवाद दूं और जितना भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलूं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। और सर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमारे जितने रिद्धि सिद्धि के इवेंट्स हुए हैं तो आपको कैसा लगता है वो इवेंट्स को लेकर के, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आर्ट को लेकर के, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि रिद्धि सिद्धि कुछ आर्ट के। देखिए, जब मुझे पहली बार रिद्धि सिद्धि के बारे में बताया गया और मुझे निमंत्रण मिला कि आपका भोपाल में एक एग्जीबिशन है और उस एग्जीबिशन के लिए मुझे बुलाया गया, तो ये जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट a group of young people, young students, still you were a student at that time, 4th year student, I remember. I was very happy that you have taken an initiative. आपने एक इनिशिएटिव लिया है इस दिशा में बढ़ने के लिए, कला के क्षेत्र में और कला को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में। सिर्फ आपने ये कोशिश नहीं की थी कि ये एग्जीबिशन जो है ये आपके आर्ट के लिए एक शो विंडो बने। आपकी कोशिश थी नेटवर्किंग करना, बडिंग आर्टिस्ट को साथ लेना और उनको एक प्लेटफॉर्म देना। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। और मैं कुछ जवाब में, आपने जो सवाल आपका है उसके जवाब में मैं कुछ विशेष पर्टिकुलर बात जो मेरे मन में आई थी, वो अगर मैं ना कहूँ तो अन्याय होगा इस प्रश्न के साथ। मुझे पूरा एक चित्र खींच गया कि जब से भारत आज़ाद हुआ सन 47 में जी, और आज तक एक बहुत बड़ा एक माहौल ऐसा है रहा भारत में कि सभी कुछ स्टेट कंट्रोल, राज्य के कंट्रोल में सब कुछ रहे। अभी देखिए दिल्ली में चल रहा है, चारों तरफ से घेराबंदी की हुई है, फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है। क्या डिमांड है? सब खुला, ओपन मत छोड़ो, आप ही कंट्रोल करो, आप ही हमें मिनिमम प्राइस फिक्स करो, आप ही मंडी बनाओ, आप ही पिक करो, सब कुछ सरकार के हाथ। जबकि दूसरी तरफ एक चल रही है प्रसंग पूरी दुनिया में, ये सब फॉर्मेट को रीसेट कर दो। बिल्कुल। मार्केट इकोनॉमी और कॉर्पोरेट सेक्टर का रोल हम स्पेस सेक्टर में देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर। अरे तो इस दृष्टि से जब आप रिद्धि सिद्धि की बात करते हैं तो हमने मध्य प्रदेश में भी ये पाया है कि मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद और उसके बाद कई परिषद बनी अलग अलग उसकी कला के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, और सब कुछ स्टेट कंट्रोल था। अफसरशाही, रविंद्र भवन बना परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, तो कोई दूसरे अधिकारी आते हैं वो कहते हैं ये तो किसी ने बना दिया, मैंने क्या किया, तो उन्होंने एक दूसरा बना दिया सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, भारत भवन बन गया। अब भारत भवन बन गया तो उसमें एक ट्रस्ट होगा, ट्रस्टीज होंगे, सब ऑटोनॉमी है, कला आर्टिस्ट के हाथ में सब कुछ है, वही फैसले करेंगे। पर एक चीज देखिए, आर्टिस्ट को आप इमेजिन करते थे, एक समय था कि दाढ़ी है, कुर्ता पहने हैं, चप्पल है, झोला है, आर्टिस्ट जा रहा है, और उसके साथ साथ लेफ्टिस्ट विचारधारा। हमेशा आर्ट में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती थी सोशल डिवाइड,
प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती थी, एक्सप्लॉयटेशन। तो कन्वर्जेंस कहाँ होता था? पॉलिटिक्स इंटरटेन करती थी स्टेट कंट्रोल, जनता में मैसेज आर्ट के थ्रू जाता था, और जो राजनीतिक पार्टियां होती थी जो सत्ता में रहती थी, लगाम सत्ता में, वो ये कहती थी कि ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा समाज में खाई है, हम पाटने का काम करेंगे इस खाई को, हमें वोट दीजिए। ये चलता था साथ में। तो उसमें होता क्या था कि जो उस घेरे में आ गए, जैसे क्रोनी कैपिटलिस्ट, घोर कैपिटलिस्ट, वैसे ही क्रोनी आर्टिस्ट जो इस घेरे के अब अंदर आ गए या बाहर चले जाएंगे। भोपाल में बन गया भारत भवन। बिल्कुल बन गया। आपने रिद्धि सिद्धि का एग्जीबिशन एक पर्टिकुलर गैलरी में, शासकीय गैलरी, रेंट पे लेकर किया। हाँ, स्वराज भवन में। स्वराज भवन जी में। जी जी। आपने वो भारत भवन में क्यों नहीं किया था? गारंटीड है, हाँ। मेरे को आपसे जवाब नहीं चाहिए। भारत भवन महंगा। एक और चीज़ थी उसमें, भारत भवन जब हम लोग गए थे कि हमें भारत भवन में जैसे एग्जीबिशन करानी है, बट वहाँ पर एक दिक्कत थी सर कि वो अलाउ नहीं कर रहे थे। वो अलाउ ही नहीं करते। वो अलाउ ही नहीं करते हैं। तो ये कौन सी ऑटोनॉमी हुई? पहली चीज। और फिर दूसरा ये है हाँ कि आपके साथ अगर शासकीय तंत्र जुड़ा है, हाँ तो वो कहेंगे ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज हो रहा है। या तो जॉइंटली ऑर्गेनाइज में सारा जो उसका जो वित्तीय भार है हाँ। वो शासन पे आ जाता है, और किसी को फ्री में सब कुछ नहीं करना है। एक खैरात कह लीजिए, गिफ्ट कह लीजिए, बोनस कह लीजिए, मिल जाता है। तो जो उस घेरे के अंदर घुसा उसके लिए सब कुछ है, दूसरे के लिए नहीं है। तो इसको आपने तोड़ा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे आपके सवाल जो आपने उठाया है, इसका जवाब मैं आसानी एक दो वाक्य में नहीं दे सकता। मुझे बड़ी खुशी हुई, यंग लोग कुछ कर रहे हैं, नहीं, मुझे उसमें दिखा यू सिंबलाइज चेंज। आप परिवर्तन के द्योतक हैं, आप नई पीढ़ी है, तो आप इनिशिएटिव को रेस्ट कर रहे हैं। यू आर टेकिंग अप द इनिशिएटिव कि आप किस तरह से लिंक करके लोगों को आगे बढ़ाएं। इसकी मुझे बहुत, आपने ये पहल करी, और इस पहल से अब आपने अपना एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और आप जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि कलाकार यहाँ भी बसते हैं। स्कूल कॉलेज, जो कॉलेजेस में जो आर्ट सीख रहे हैं वहां से लेकर के जो पैशनेट हैं वो भी कलाकार हैं। और आप कंपेयर करिए, अच्छी कला के पारखी बनिए, पर उसमें विरोधाभास है थोड़ा सा। बिल्कुल। वो क्या है? आप बम्बई चले जाइए, आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी पब्लिसिटी करिए, हो सकता है वहाँ कोई आए ही ना। सही बात है। तो आपकी सारी पहल पानी में बह जाएगी। बिल्कुल। तो फिर कौन चल रहा है कलाकार आज की दुनिया में? तो इसमें एक ब्रांडिंग का कंसेप्ट आ गया। आप एक बहुत बड़े कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन जो लाखों करोड़ का मालिक है, इंटरप्राइज है, आप उनके घर हर लोग कोई तो जा नहीं सकता, उनके लेवल के, चाहे बॉलीवुड के लोग जाएंगे चाहे दूसरे जाएंगे, तो उनकी ड्राइंग रूम में कौन सी पेंटिंग टंगी है? वो सो यू हैव अ हुसैन ऑन योर वॉल। तो हुसैन ऑन द वॉल बिकम्स द बैरोमीटर, द यार्डस्टिक। तो जब ये कैपिटलिस्ट उसके घर जाएगा तो उसके भी हुसैन चंगा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब कुछ सीमित कर देते हैं हम दुनिया में, एक कर रहे हैं, हम एक ट्रेंड बना देते हैं, हम ब्रांडिंग में उलझ जाते हैं, तो किसी की कीमत तो बढ़ती जाती है, बिल्कुल, बाकी लोग स्ट्रगलर्स। बिल्कुल, ये बात तो खैर होती है। और मेरा ये मानना है कि जब कोई आर्टिस्ट इतना ऊपर पहुंचता है, इतने ऐसे मुकाम में पहुंच जाता है, तो उसके बाद में एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल, जो दूसरों को भी उस मुकाम में आने के लिए प्रोत्साहित करे। पर मैंने देखा है काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोगों में कि मतलब वो पहुंच तो जाते हैं उस मुकाम में, तो किसी को आने भी नहीं देना चाहते। सर, ये समाज में हमें बोला जाता है कि जैसे आपने अभी भी बात बोली थी कि जो अपने कलाकार होते हैं ऐसा समझा जाता है, जो उनका चित्र होता है कि ऐसे दाढ़ी है, ठीक है, अपने पास ऐसे जैकेट है या जो भी झोला है ना। अब ये चित्र चेंज हो रहा है, ये जो जनरेशन है ये चेंज हो गई है, ये इस तरीके की नहीं रही है जो दाढ़ी और इस तरीके से रखी। आपका इस पे, इस जनरेशन को लेकर के क्या विचार है कि जो इनका चित्र चेंज हो रहा है, सोचने का ढंग चेंज हो रहा है, और आजकल काफ़ी अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट आने लग गए, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ गई है, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पहले चीज़ें थी और जो लोग फोक आर्ट में जाते थे, है ना, वो चीज़ भी अब बदल रही है और लोग फोक आर्ट से भी दूर हो रहे हैं? आपका इस पे क्या कहना है? वही इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी और डायनामिक्स है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया अपना जवाब देते हुए, अब इसको आप और आगे बढ़िए। हमारे सैकड़ों सालों की जो हमारी संस्कृति है, और जिसके अंदर कला बिखरी हुई है, उसको स्थान कैसे देंगे आप? वो तब दे पाएंगे जब आप
इंक्लूसिव होंगे, हाँ जब आप सबको जोड़ के रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल तभी ये संभव हो पाएगा। बिल्कुल। अब आपने इनिशिएटिव ले लिया, आपने हॉल ले लिया, आपने एग्जीबिशन अनाउंस किया, आपके लिए सब कुछ मुश्किल है। आपको इसको प्रमोशन के लिए, इसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, सब कुछ बहुत मुश्किल राह पकड़ी है आपने। अब आपने ये सब पूछा कि ये जो नई पीढ़ी है, जो स्टीरियोटाइप नहीं है अपनी वेशभूषा से, अपनी प्रस्तुति में, वो स्टीरियोटाइप नहीं है, वो यूनिवर्सल है। और वो अपने को इन ये जो हम दिख कैसे रहे हैं, इनमें नहीं, हमारी कला कैसी दिख रही है वो इम्पोर्टेंट है। और कला को बहुत ज़्यादा, अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें ये आया कि हमारे यहाँ इंडिया में जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स जो है वो बहुत ही कमज़ोर है और नकलबाज है। आप ये पाएंगे कि इंडियन एकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स, हाँ वो ओरिजिनल कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। चाहे वो इकोनॉमिक्स, स्पेशली सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, 100-200 साल के अंदर जो कुछ भी थ्योरीज बनी है, उसके दे आर गोइंग जस्ट राउंड एंड राउंड। बिल्कुल। और वो कोई भी नई बात कहने से घबराते हैं, बहुत घबराते हैं। ये माइक्रो लेवल की या इंडिया में क्या देख लिया, वही। पर आप अपनी बात नहीं करेंगे, आप अपनी बात करेंगे नहीं, हम डरेंगे अपनी बात करने से कि कहीं हमारा कंट्रडिक्शन ना हो जाए। बिल्कुल। तो हम एक भीरू समाज, और हमेशा लुक, पहले कहा जाता है लुकिंग वेस्टवर्ड, हाँ हाँ ये जो लुकिंग वेस्टवर्ड को आप तोड़ रहे हैं, हाँ, रिद्धि सिद्धि जैसी संस्था, हाँ लुक इनवर्ड्स, लुक अपनी तरफ, हमारे अंदर की ताकत को समझिए, पहचानिए, हमारी कला को पहचानिए, इतनी डाइवर्स कला है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रही है, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाती है। कोई भी प्रोजेक्शंस, रिसर्च स्टडीज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की, उन्हीं को आगे बढ़ाती है और कंट्रडिक्ट करने में डरती है और इट्स सेफ प्ले करती है। हाँ। तो हमने भी अपने को बांध लिया रियलिज्म, सररियलिज्म, पेंटिज्म और एब्स्ट्रैक्ट, इनमें हमने बांध लिया। तो सवाल ये उठता है कि समाज जो है उसकी भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आगे आ करके पेट्रोनाइज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और अगर वो ऐसा करेंगे तो हम एक डायनेमिक सोसाइटी, और सोसाइटी का पूरा जो पोटेंशियल है उसको हम अंकुरित होकर के उसको फ्लावरिंग में हम मदद करेंगे और उसके विस्तार में हम मदद करेंगे। ये अपने आप नहीं होगा, ये अपने आप नहीं होगा। ये इसके लिए हमें रिवॉल्यूशन भी तब आएगा। हाँ। हर बात को जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। बिल्कुल, तभी आता है। तो आप मेरे से मिल रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक ऐसा प्रसंग हम शुरू करें और एक ऐसा पहल शुरू करें कि जनता तक मैसेज जाना शुरू करें कि जरूरी नहीं है कि हम एक यार्डस्टिक बना लें पिकासो, लियोनार्डो दा विंची, बिल्कुल बिल्कुल, बट व्हाई नॉट ऋषभ? व्हाई नॉट ऋषभ? एंड व्हाई शुड ऋषभ बी एनी लेस? या श्योर। थॉट है, उस थॉट को प्रमोट कर रहा है और आर्ट विल फॉलो। आर्ट के आगे आगे थॉट जाना चाहिए, क्योंकि जो मासेस हैं, हम आर्ट को वहां तक पहुंचाते हैं। और अगर हम कॉस्ट बैरियर को नहीं बीट कर सकते तो हम मासेस को तो अपील कर सकते हैं। और आप उसको कॉपीज को सर्कुलेट करिए, मेक श्योर द कॉपीज रीच द मासेस, एंड अपने मार्केट में गुटके की वक्त सब जानते हैं, एंड द काइंड ऑफ मनी इट कैन प्रोड्यूस। तो ये चल पड़ा है, अब कॉपी का कंसेप्ट चल पड़ा है। गुड आर्ट फॉर्म इन कॉपी फॉर्म इज माय मैसेज। एक और बात मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर, जब हम लोग ने देखा है कि मेरे मम्मा पापा जो थे, फादर हमारे जनरेशन, उससे पिछली जनरेशन में एक सब्जेक्ट हुआ करता था होम साइंस, है ना, जहाँ पर होम साइंस हुआ करता था, जहाँ पर हमें कला से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती थी, कढ़ाई होगी सिखाई जाती थी, है ना, और जो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड फाइन आर्ट्स, हाँ, वो सही एक अलग सब्जेक्ट को उसकी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। रिद्धि सिद्धि ये चाहता तो हमेशा से ही है कि ये जो होम साइंस वाली चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि जो स्किल्स हमारे मम्मी पापा के पास है, वो स्किल्स अब हमें कहीं और से सीखने पड़ते हैं। इवन लोग उसके लिए अलग से पैसे लेते हैं, है ना, या अपने मम्मी पापा हमें सिखाते हैं।
मेरा मानना ये है कि ये जो होम साइंस है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं एकदम से चला क्यों गया ये इतना। नहीं, उसका दूसरा कारण है, हाँ होम साइंस आप कभी भी हायर सेकेंडरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में आप नहीं पाएंगे हाँ कि बॉयज टेकिंग होम साइंस ना। वो हाँ ज़्यादातर जेंडर डिवाइड था होम साइंस, जिसमें स्विंग भी होगी, सिलाई कढ़ाई भी होगी, और फाइन आर्ट भी होगा, और नृत्य भी होगा, एंड सो ऑन। उसका एक पूरा पैकेज, और वो जेंडर डिवाइड कर दिया था एज इफ इट्स समथिंग मेंट फॉर। वैसे जेंडर डिवीजन नहीं होना नहीं चाहिए। तो ये क्यों किया गया? हाँ, क्योंकि हमारे जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ चले जाएंगे, हाँ, बहुत तेजी से हम यूनिवर्सलाइज, हाँ, और हमारा जो एक्टिविटी और जेंडर डिवाइड अब खत्म हो गया, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, और कंधे से कंधा लगा के सब लोग, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, युवा हों, युवतियां हों, महिलाएं हैं, सब एक साथ पढ़ रहे हैं, और हर वोकेशन, प्रोफेशन, स्किल्स सबके लिए कॉमन। फोर्सेस में आ रही हैं लड़कियां, और पायलट बन रही है, फाइटर पायलट, एंड सो ऑन। आप पीछे चले जाइए तो पीछे होता था, द कंसेप्ट वाज, द आइडियल कंसेप्ट वाज हाउसवाइफ एंड ब्रेड अर्नर। तब हाउसवाइफ को इंगेज कैसे रखें, तो ये सब सिखा दिया, सिलाई कढ़ाई एंड सो ऑन। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी नहीं होती थी। ये इधर स्थिति थी। ये जेंडर डिवाइड यूरोप में और वेस्ट में खत्म हो चुका था बहुत पहले खत्म हो चुका था। तो वहां पर वो ट्रांजिशन और चेंज आ चुका, और वो होम साइंस से अलग हटके कला एज अ स्फीयर ऑफ एक्टिविटी अपने आप स्थापित हो चुकी थी। और यहाँ पर हमने नाम दिया था एम एफ हुसैन का। तो एम एफ हुसैन को पहले में अपना उसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ये थी कि फिल्म के पोस्टर ही बनाते। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सीमित दायरा था, और क्योंकि वो बहुत सीमित दायरा था, तो इससे आपकी इनकम कैसे होगी, घर कैसे चलाओगे, तो वो हे दृष्टि से देखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी घर का कोई बेटा, उसको 9th में जाके अपना सब्जेक्ट चूज करना है, तो उस पर पीयर ग्रुप प्लस पेरेंट्स का प्रेशर कि अब तो कुछ और ओपनिंग्स हो गई हैं, मैनेजमेंट में चले जाएंगे। पहले तो होता था इंजीनियर या डॉक्टर, साइंस। तो आपने इंजीनियर डॉक्टर बनना है, साइंस स्ट्रीम ले ली, आर्ट स्ट्रीम ली, यानी आप कमजोर हो, आपसे मैथ्स नहीं होती, केमिस्ट्री नहीं होती, फिजिक्स नहीं होती, आपने आर्ट स्ट्रीम ले। और आर्ट स्ट्रीम मतलब फाइन आर्ट में सोशियोलॉजी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, सब कुछ। तो वो भी अब बैरियर टूट गया। पता चला जिन्होंने ये लिया वो ऑल इंडिया सर्विसेज में आने लगे, वहाँ से टूटा, वो लोग मैनेजमेंट में चले गए। पर उसके बाद भी एक सुप्रीमेसी बनी रही कि किसी ने आईआईटी कर लिया है और मैनेजमेंट कर लिया है, तो एक अलग लेवल है। इस लेवल को आप बराबर कर रहे हो, यू आर लेवलिंग अप दीज डिफरेंट लेवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने रिद्धि सिद्धि संस्था बनाई, आपने इंजीनियरिंग करी, ये दोनों बातों में अपने आप में, मैंने जैसा कहा था, यू आर सिंबलाइजिंग द स्पिरिट ऑफ चेंज। और आप चेंज लाने की दिशा में काम कर रहे हो। और आप ये काम पेरिस में नहीं कर रहे हो, आप ये भोपाल में कर रहे हो। भोपाल हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज अ बैकवाटर। और जैसा मैंने कहा, स्टेट कंट्रोल की एक आईएएस अधिकारी हैं, वो कल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो आप कुछ भी पा सकते। जैसे हम लोग ने क्या किया, हम लोग रिद्धि सिद्धि में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए, ठीक है, आर्टिस्ट आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा, ठीक है, उन्होंने कुछ सीखा साखा। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रिद्धि सिद्धि का आर्ट क्लासेस चलाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हमारे से जो आर्टिस्ट जुड़े हैं, जिन्होंने देखा है ना, वहाँ से हम क्या करते हैं कि उनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप आइए, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स को सिखाइए कि आपके क्या स्किल्स हैं, ठीक है, और उनको और एम्पावर करिए, है ना। तो हम लोग रिद्धि सिद्धि में ये चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब 1 साल से हम लोग ने ये चीज़ प्रोवाइड करी है। एंड जब ये शुरू हुआ था तो पता नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा ये क्लासेस वाला भी। पर आज की डेट में फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड फ्रॉम जापान हमारे पास स्टूडेंट हैं। आगे आने वाली जो जनरेशन है आर्टिस्ट की और जो वर्क कर रही है, अब ये आर्टिस्ट जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये आर्टिस्ट इस तरीके से नहीं बोल रहा जिससे चित्र बना रहा है। वो आर्टिस्ट जो आजकल पोइट्री को एक अलग लेवल पे ले गए हैं, आजकल जिसको हम रैप बोलते हैं, राइट, बट जो कविता है वो कविता ही रहेगी, है ना। या फिर जो नृत्य को अलग लेवल पे ले गए हैं, है ना।
तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? मेरा एक ही मैसेज है, जैसा मैंने एकेडमिक्स की तरफ बोला था, कॉपी करते हैं जो ऑलरेडी थ्योरीज स्टैब्लिश हो गई, स्पेशली सोशल साइंसेस में, इकोनॉमिक्स में है। तो अब आपने जो जो प्रश्न पूछा, तो इसका मेरे को एक ही जवाब है कि जितने भी आर्ट फॉर्म, पहली चीज तो वो रूटेड होने चाहिए। बाग का जो फैब्रिक के साथ जो कन्वर्जेंस और एल्केमिशन है वो टाइमलेस है। अब उसको आप क्या बोलेंगे कि वो सररियलिस्टिक आर्ट है कि एब्स्ट्रैक्ट है? तो वो बाग है, डोंट डिफाइन इट इन टर्म्स। तो मैं इसी तरह से कह रहा हूँ कि गुंजाइश अनलिमिटेड, असीमित है, और प्रमोट करने की जरूरत है। और वो प्रमोशन तब होगा जब जनता में, मासेस में अवेयरनेस आएगी। तो अवेयरनेस के लिए हम चाहेंगे कि मीडिया पर्सन्स की अवेयरनेस वर्कशॉप्स की जाए, जो आर्ट को कवर करते हैं वो की जाए। और जो आपने एक सवाल पूछा था, इस पे एक छोटा सा मैं पर्सनल जवाब दूंगा। मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, और म्यूजिक में मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आज तक नहीं दी। अब एक बार की बात है कि मैंने कुछ कीबोर्ड पे म्यूजिक कंपोज किया, कुछ गाने तैयार किए, और वो मैं रिलीज करना चाहता था। तो सरोद मास्टरी और हमजा अली साहब को मैंने अप्रोच किया। मैंने कहा आप इसको रिव्यू करिए मेरे स्टेज। तो उन्होंने उसकी जैकेट पे, वो छपा है, मेरी जो पहली सीडी निकली थी उसमें उन्होंने लिखा, द म्यूजिक कम्स लाइक अ whiff of fresh air when so much of cacophony is being produced everywhere। ये बोले। इस पे मैंने कहा कि आपने तो मुझे इनकरेज कर दिया, तो मैं क्यों ना कुछ सीख लूं फॉर्मली। तो कहने लगे कि अब ये थोड़ी जरूरी है कि ABCD जाके सीखो, म्यूजिक इज एवरीवेयर। आप नेचर में बैठेंगे तो देयर इज म्यूजिक। जो कानों को अच्छा लगे वो म्यूजिक है। कीप क्रिएटिंग योर म्यूजिक, और ABCD से सीखने की कोशिश मत करिए, वो दोस्त की वो यू हैव क्रॉस दैट स्टेज। तो इसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ आर्ट फॉर्म कि अब आप ट्राइबल आर्ट, एथनिक आर्ट, उनको कौन सा आप ABCD पढ़ा? सही बात है, वो तो वही बनता है। हाँ, बिल्कुल। आप गए किसी आर्ट स्कूल? नहीं, मैं कभी नहीं गया, मैं खुद ही दैट्स वेयर द रिप्लाई लाइज। जवाब मुझे मिलेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि मैं निगेट कर रहा हूँ फॉर्मल ट्रेनिंग को। नहीं, उसकी अपनी जगह है, उसकी अपनी जगह है। जिसको नहीं मिली उसको मौका मिले तो वो भी ले ले। बट इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग व्हिच इज अपीलिंग टू द कनॉजर ऑफ आर्ट, कला प्रेमियों को अगर वो चीज पसंद है, वो है। एंड पूरी दुनिया खुल रही है, इट्स ओपनिंग अप। और इंटरनेट ने तो कमाल कर दिया, सबको सबके पास हर वक्त पहुंचा दिया। सबको सबके हम खुद भी अगर हमें कुछ सीखना होता है, हमें कुछ जानना होता है, तो हम इंटरनेट के थ्रू जो है देख सकते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे होगी तो हम ज्यादा बेटर। और इवन हम इंटरनेट को जब देखते हैं तो हमें ये चीज पता चलती है कि अच्छा इसने ऐसे किया है, नहीं अगर ये इसको कुछ अलग तरीके से करे तो ये और बेटर हो सकता है। तो ये इंटरनेट जो चीज है ना, उसने दुनिया को छोटा भी किया है और मौके बहुत बड़े कर दिया हमारे लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। या बेबा चॉइस हमेशा अपने को प्रमोट करें, या बिल्कुल, और आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाइए। हाँ, पर आप सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं, बिल्कुल, ये तारीफे काबिल है। बिल्कुल बिल्कुल तारीफे काबिल है। तो एक तो ये बात थी, मेरे अंदर एक और विचार आ रहा था कि चॉइस और ऑप्शन, या और उसका डायरेक्ट लिंक पैशन, being passionate about doing something, loving doing something, enjoying doing something, और दूसरी तरफ रोजी रोटी का सवाल, उसको हमने नौकरी से बांध दिया और महीने की तनख्वाह से हम बांध देते हैं, देखो पैकेज से बांध देते हैं। तो ये जो टसल है, इससे कैसे बीच का मार्ग निकले? मुझे याद आ रहा है, तब मैं 5th या 6th क्लास में था, और एक भोपाल में तालाब के किनारे बहुत अच्छा स्पॉट है कमला पार्क, तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन था। स्कूल में मेरे आर्ट टीचर ने भी मुझे इनकरेज किया कि आप इसमें जाइए, और तब तक वेरी यंग, तो उस कंपटीशन के लिए वाटर कलर के डब्बा खरीदा, ब्रश खरीदा, जाके बैठे। अब ऑन द स्पॉट मुझे पेड़ दिख रहे थे, तो मैंने पेड़ों के स्ट्रोक बनाए, ग्रीन डाला, सब थोड़ा स्मजिंग, और कुछ कैरेक्टर्स बना दिए जो कि बिल्कुल सिल्यूट टाइप, सर पे मटका दिख रहा है, महिला का पल्लू वगैरह दिख रहा है, बना के दे दिया।
आई वंडर कि मेरे को उसके बहुत दिनों तक पड़ी थी वो पेंटिंग जो कि वो कैसे बना दी थी। तो अनाउंस हुए प्राइज, फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो प्राइज कौन देगा, तो सब बड़े फेमस थे, बिनाका, सीलोन रेडियो, अमीन सयानी। अच्छा। तो अमीन सयानी आए थे और रविंद्र भवन ने प्राइज दिया। एट अ वेरी यंग एज हमें भोपाल के ओपन ऑन द स्पॉट ट्रेंडिंग में फर्स्ट प्राइज, वो 5th क्लास में। और फिर हम ड्राइंग अच्छी बनाते थे। अब हमारे पास ऑप्शन था, तो जो सब अपन लोग अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आगे जाके क्या करें। तो फाइन आर्ट एज अ फुल टाइम, तो हम इमेजिन क्या करते थे फाइन आर्ट में, एक हमारे फाइन आर्ट के स्कूल टीचर, या तो आप स्कूल में फाइन आर्ट के टीचर बन जाइए, या आप अपनी कोई मोहल्ले में आप ट्यूटर बन जाइए फाइन आर्ट। कुछ लोगों को मैं जानता था, तो वही दिखता था कि दैट्स वेयर यू कैन रीच। तो वो ऑप्शन के बाहर आ गया और दूसरी चीजें करने लगे। आर्ट फॉर्म धीरे 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 रेलिगेट होता गया। आज भी मुझे पता है, मौका मिले तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो कई कारण होते हैं जो आपको उधर से दूर ले जाते हैं, कई कारण होते हैं, और आपका पीयर ग्रुप प्रेशर, घर का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, वो सब आपको एक अलग दिशा में ले जाते हैं और आप करना कुछ है। अभी कुछ देर पहले आप ही से बात हो रही थी, तो आपने ही बताया कि आपको भी बहुत प्रेशर, आपने तो एक रिवोल्ट किया, यू आर अ रेबल, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक इंजीनियरिंग की नौकरी कर सकता हूँ, पर मुझे ये करना है फुल टाइम। तो इसमें मुझे एक उदाहरण याद आता है। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरे एक मित्र मेरे साथ, उन्होंने ऑल इंडिया सर्विस का एग्जाम दिया, वो सेलेक्ट हो गए, डिफेंस सर्विस में सेलेक्ट हुए, नौकरी मिल गई, दिल्ली में पोस्टिंग हुई, और मैं फिर जेएनयू से बाहर आ चुका था। मैं उनसे मिलता था, बसंत विहार में, वो एक किराए का मकान में रहते थे। तो उन्हें अपने घर में एक कमरे में स्टूडियो बना दिया था। दिन भर वो जॉब करें, शाम को आके उस स्टूडियो में कुछ आर्ट। तो कहते थे ये मुझे एक रिलीज देता है, इट्स लाइक मेडिटेशन। वो अच्छा बनने लगा, तो उसके कुछ बायर्स, बिगनिंग फ्रेंड्स भी, तो कुछ पॉकेट मनी आने लगी बिसाइड्स द सैलरी, एक्स्ट्रा बात। कुछ बात फैली तो वो और अच्छी बनाने लगे, वो भी बिकने लगी, मोर एक्स्ट्रा बात। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा, वो काफी इंटेलेक्चुअल किस्म के, तो उन्होंने पेंटिंग इससे अलग हटके फिर उन्होंने कार्टून बनाने शुरू किए, और कार्टून, मैच बॉक्स कार्टून और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली वहां डलने लगे। तो उनकी इनकम जनरेट होने लगी, वो आर्ट से प्लस इससे। उनके मन में आया कि ये मैं ड्रजरी क्या कर रहा हूँ रोज, 10 to 5 नौकरी। उन्होंने रिजाइन कर दिया, ऑल इंडिया सर्विस को रिजाइन किया, ये करने लगे। कुछ टाइम इकोनॉमिक, ईपीडब्ल्यू बड़ी फेमस मैगजीन थी, उसमें करने के बाद फिर वो इकोनॉमिक टाइम्स में एज कार्टूनिस्ट लगे, आर.के. लक्ष्मण के साथ। और उसके बाद he was independently there, बहुत फेमस, सलाम खान नाम उनका। सलाम। हाँ, तो दिस इज अ स्टोरी कि आप अपनी जगह ढूंढिए, जो आपको इंटरेस्ट है, जो पैशन है, उससे आप जुड़ सकते हैं उसका। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये तो, कि ऑल इंडिया सर्विस रिजाइन कर। नहीं, ये तो खैर एक्चुअली पैशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसमें हो ना, तो आपको वो ले जाएगा आगे। अगर आप उसमें, मतलब कठिनाइयाँ तो आनी है, आप कुछ भी करो, आप अगर अगेंस्ट में जा करके, अपने विल के अगेंस्ट में जा करके और दूसरों के विल के साथ जा करके कुछ जॉब करोगे, तो उसमें भी आपको कठिनाइयाँ आएंगी। पर अपने पैशन को फॉलो करके कठिनाइयों को फेस करना ना, वो अलग ही नशा देता है। तो वो बात तो खैर बिल्कुल बहुत ही उम्दा। मेरे को एक और बात ध्यान में आई, जब मैंने आपका आर्ट एग्जीबिशन जो पहला लगा उसको जब अटेंड किया था, मैं दूसरा भी अटेंड किया। जो पहला अटेंड किया था वो मेरे लिए एक एजुकेटेड प्रोसेस था। मेरी आंखें खुल गई कि चारकोल, कलर्स वो किस तरह से भोपाल में बैठ के यूज किया जा सकता है, और ना कि हम एक एस आर्ट पीस को रिकॉग्नाइज करें सिर्फ अगर वो पेरिस में एक्कोलेट्स या तारीफ ले जाए और उसके बारे में बहुत वहाँ के अखबारों में छप जाए। आपने ये दिखा दिया यहाँ बैठ के आप उसी लेवल का आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी लेवल का। वी आर नो लेस। वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर नो लेस। भोपाल तो केंद्र है आर्टिस्ट का। तो ये सेल्फ एस्टीम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और समाज को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि आपको बेस्ट ऑफ आर्ट चाहिए, तो आप हैदर और एम.एफ. हुसैन के बियॉन्ड देखकर, बिल्कुल बियॉन्ड दैट, बिल्कुल also to the socialites
and those who move in high society, Yeah. they think that they are contributing a lot Hmm. to patronizing art by Hmm. adorning their walls with Hmm. Hussein or Heather. Hmm. If that is the end of the world, Hmm. they are Hmm. actually Hmm. contributing Hmm. to ending the world, The ending the world. And वो which is एक्सप्लोर करने के लिए नहीं which is प्रोत्साहित कर रहे। against the process of evolution, बिल्कुल the process of contributing बिल्कुल to building the culture, and the culture of a place या in time and space is a matter of vertical या acculturation. मेरा हम बिल्कुल बिल्कुल तो जो वर्टिकल एक्चुअलाइजेशन में हाँ। कुछ कंट्रीब्यूट करना उन लोगों के लिए वो हम्म। लीडर्स ऑफ सोसाइटी हम्म। इज एसेंशियल हम्म। एंड द मोमेंट दे हैव एन अपॉर्चुनिटी हम्म। दे शुड ग्रैब इट टू पेट्रोनाइज हम्म। एंड इफ दे मिस दिस अपॉर्चुनिटी दे विल बी कॉजिंग मोर हार्म टू द ग्रोथ एंड इवोल्यूशन Yeah. ऑफ कल्चर हम्म। इन अ गिवन टाइम एंड स्पेस. बिल्कुल। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हम आर्टिस्ट को और मुझे और रिद्धि सिद्धि को कि हम कैसे आगे ग्रो करें। और नहीं, बात तो खैर बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है कि अगर हम सीनियर आर्टिस्ट को हमेशा ही फॉलो करते रहेंगे, उनसे सीखना चाहिए और अपनी एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए। अगर आप फॉलो करते रहोगे ना तो आपकी दुनिया बहुत लिमिटेड है। ओरिजिनलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आज के आर्टिस्ट को एक ओरिजिनलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर होते हैं. कोई भी आर्टिस्ट अगर किसी पॉपुलर हिट सिंगर को कॉपी करता है तो वहीं रह जाता है. वो आगे थोड़ी ना बढ़ पाता है, वो आगे थोड़ी ना बढ़ जाता है। ये तो हम सबसे बड़ा एग्जांपल तो आजकल सिंगर्स में ही हम देख सकते हैं ये चीज़। पर नहीं, ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी ये नहीं, ये तो की खैर प्रेमाइस है बेसिक. हाँ, क्रिएटिविटी एंड और ओरिजिनलिटी। इसको समाज पेट्रोनाइज करेगा, हाँ। सपोर्ट करेगा तो ये ग्रो करेगा, it will blossom. Otherwise there is stagnation, a cesspool. So we want a society which is stagnating, which only talks of the civilization that we were, and a society that talks of invaders, talks of loot and destruction, or a society that is vibrant and that is no less than any other part of the world. That's my message. Thank you so much.